11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है सागर। एक नाम का असर बड़ा अजीब होता है। नाम का असर ऐसा कि एक व्यक्ति का नाम रख दिया सागर और एक का नाम रख दिया भूमि या पृथ्वी, पृथ्वी सिंह और सागर कुमार। अंतर क्या होगा? अंतर स्पष्ट है। सागर का पेट कभी भरता नहीं है, समस्त नदियों को निगल जाता है, और पृथ्वी आसन का भारी जो गंभीर है। अब जरा समझने की बात यह है कि आप की कुंडली सागर जी जो बनी है, आप इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के हैं, 12 सितंबर 1998 14:36। इस आधार पर सागर है ये खाली। और चंद्रमा जो हैं वो ऐसे हैं कि आपकी कुंडली में जो बैठे हुए हैं, जरा ध्यान से समझने की बात है। अब मेरी तरफ आइए। इस कुंडली के लिए शुक्र बाधक प्लेनेट होते हैं। बुध सप्तम भाव के अधिपति और दशम भाव के अधिपति होकर के सूर्य के साथ बैठ करके व्यक्ति को बुद्धिमान और बुद्धि का मालिक बना रहे हैं। राहु उसमें तीव्रता दे रहे हैं। यह व्यक्ति के जीवन में बुध की दशा अच्छी जाएगी, शुभदायी होगी। लेकिन वो चूंकि सप्तम भाव के भी तो अधिपति होते हैं, तो सामान्यतया वो सामान्य मारक हो जाएंगे। सामान्य मारक, सहयोगी मारक उसको कहा जा सकता है। खांसी आ गई थी। तो मैं क्या बोल रहा था कि यहां पे बुध जो है वो सामान्य मारक हो जाएंगे। अब इसको और भी समझने की बात है कि वस्तुतः वो बैठे किसके साथ है। तो सप्तम और दशम के अधिपति इस कुंडली में बुध योग कारक होंगे, क्योंकि केंद्र के अधिपति हुए और त्रिकोण में बैठ गए। इस आधार पर व्यक्ति को भाई का लाभ मिले, कजन ब्रदर सिस्टर जितने भी हैं, जीजा जी भाई बहन, सबका खूब बढ़िया लाभ मिले। व्यक्ति बुद्धिमान हो, बुद्धि का मर्मज्ञ होता है, बुद्धिशाली होता है। पर समझने की बात है कि ये बुध संपूर्ण कैसे परिणाम देंगे। अगर मुझे ये बताया, कोई पूछे मुझसे कि अब पंडित जी आप ये बताइए कि ये कैसा फल देगा, तो बुध की दशा मिश्रित फल देगी। मिश्रित फल का मतलब ना तो अच्छा ना तो बुरा। अब यहां पे बैठे तो इतने सारे ग्रह हैं, पर भाग्य भाव में सूर्य भाग्य के अधिपति होकर के इस कुंडली के लिए कारक होते हैं। इस कुंडली के लिए कारक हो गए और वहीं पे वो गुरु से देखे जा रहे हैं। अब गुरु ने सूर्य को देखा तो लग्न के अधिपति तृतीय भाव में बैठे हैं। ध्यान से समझने की बात है, ये वस्तुतः यहां नहीं बैठे हैं। ये लग्न के अधिपति यहां न बैठ करके यहां बैठे हैं। क्यों? क्योंकि 11 नंबर की राशि यहां बनी है। तो व्यक्ति को आयु देंगे, व्यक्ति को मेहनती बना देंगे, व्यक्ति को भाइयों से लाभ मिलेगा, बड़े भाइयों का लाभ मिल जाए। व्यक्ति समाज में लब्ध प्रतिष्ठित संस्थान का मालिक बन जाए और व्यवसाय करके आगे बढ़ता है। नौकरी थोड़ी कमजोर, ये सूर्य हैं जो जन्म कुंडली में नौकरी दे सकते हैं, पर गुरु तीसरे भाव में जाकर के बैठ रहे हैं, पराक्रम ही खाली करवाते रहेंगे। इस कुंडली में वो गुरु राहु और केतु के संपर्क में जो हैं, तो व्यक्ति को बुद्धिमान तो बना रहे हैं, नैतिक तत्वों का पालन करता तो बना रहे हैं, लेकिन केंद्र खाली होने के कारण केंद्र में बल नहीं है। कुंडली का थ्रस्ट पावर जो है वो कमजोर है। समझने की बात है। और शुक्र जो प्रतियोगिता भाव के अधिपति होकर के भाग्य का प्रतियोगिता बढ़ा रहे हैं, भाग्य को जो बल मिलना चाहिए उसको कमजोरी दे रहे हैं। और वहां पे चंद्रमा बैठ करके व्यक्ति के मन का रोगी और कभी भी जिसका पेट न भरे ऐसा बना देते हैं। उच्च का चंद्रमा है द्वितीय भाव में, व्यक्ति सुंदर है, भाद्रपद माह में जन्मा है तो भद्र पुरुष की तरह है। और चंद्रमा जो है वो व्यक्ति की कुंडली में अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है। अब एक बात और बताता हूं, इनकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर पंचांग को थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के चंद्रमा जो होते हैं वो शुभग्रह होते हैं। मतलब एक तरफ जहां व्यक्ति की कुंडली में कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि के जो चंद्रमा होंगे वो शुभग्रह होंगे। धन अगर व्यक्ति व्यवसाय भी करेगा तो रेगुलर आती है, धन की स्थिति रेगुलर आती रहे। क्यों? क्योंकि सप्तम स्थान के अधिपति सूर्य जैसे ग्रह लक्ष्मी कारक ग्रह के साथ हैं, जो व्यक्ति की कुंडली में पद्म सिंहासन नामक राजयोग बना रहे हैं। पद्म सिंहासन, व्यक्ति पद पे जाता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, अपने गल्ले पे बैठता है, बिना किसी के ऑर्डर का पालन किए हुए अपने मर्जी का मालिक भी होता है। भाग्य का लाभ मिलता रहे, पितरों का आशीर्वाद मिलता रहे, व्यक्ति समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। ये सारी चीजें हैं। आयु भी है, लग्न तृतीय भाव में बैठे हैं, यहां से पांचवी दृष्टि यहां, तो संतान का सुख। पर याद रहे पैतृक संपत्ति भी मिले, क्योंकि धन भाव के अधिपति शनि जो हैं वो जन्म कुंडली में नीच के हो रहे हैं, पर विलंब हो,
परेशानी हो और पिता के स्वास्थ्य को कमजोर करे, पिता के व्यवसाय को कई बार कमजोर करे, नुकसान करे, या इकट्ठा होने के बावजूद भी उसमें तितर बितर होने का भाव दिखता है, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति मंगल भी नीच के और धन भाव के अधिपति भी नीच के। अब कोई गौर करे तो यहां इसका नीच भंग कैसे होगा? नीच भंग की स्थिति बनी नहीं, विमल नामक विपरीत राजयोग बन जाए, क्योंकि 12वें के अधिपति हैं इस कुंडली के लिए कारक। और मंगल का संबंध जरा देखिए तो मंगल और चंद्रमा का संबंध तृतीय एकादशवें का, ये खाली व्यक्ति को मेहनत ही करवाता रहे। गुरु और मंगल का षडाष्टक, लग्नेश के साथ जो पंचमेश का योग बना है, ध्यान से, लग्न के अधिपति देवगुरु बृहस्पति के साथ पंचम भाव के अधिपति की जो संबंध की स्थिति है वो एक दूसरे से छठे आठवें बैठे हैं। तो गुरु की दशा या गुरु का अंतर कभी भी हमेशा अच्छा जाए। क्यों? क्योंकि उसको सूर्य, बुध और शुक्र देख रहे हैं। वो बुध कौन है? दशम स्थान का अधिपति। लग्न के अधिपति के ऊपर दशम भाव के अधिपति बुध, शुक्र और सूर्य की दृष्टि, जैसे तीन ग्रहों की दृष्टि जो भाग्य भाव में बैठ करके भाग्य को कहीं ना कहीं बल भी देंगे, देख लेने के कारण व्यक्ति के पराक्रम का बल मिलता रहेगा। लेकिन ये अब यहां पे समस्या कैसे? तो समस्या कैसे उत्पन्न होगी कि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के पीछे गुरु और केतु का प्रभाव है। इस वजह से व्यक्ति को कई बार भौतिकीय सुख सुविधाओं के पीछे भागना पड़ता है, मशक्कत करनी पड़ती है, मेहनत बड़ी तीव्र करनी पड़ती है, और यहां पे व्यक्ति को व्यावसायिक नेचर में ही जाना पड़ता है। अगर नौकरी मिलने की संभावना होगी तो सिर्फ सूर्य की दशा। आपकी कुंडली में अभी आप दक्षिणायन में जन्मे हो, रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा जन्मे हैं और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लग्न का बन रहा है। अब जरा लग्न के निकट आइए। आपकी कुंडली में अभी दशा राहु की चल रही है। मैंने क्या बात कही है? आपको ये कार्यक्रम शाम में मिलेगा, राहु वाला, जिसमें मैंने बात कही है कि एक अच्छे समय पे अगर राहु की दशा चल जाती है, यानी कि व्यक्ति का पिछला जन्म का कर्म थोड़ा कमजोर अवश्य ही था और निस्संदेह उसने कुछ कमजोर कर्म किए थे, तभी तो सही समय पे गलत दशा का चल जाना। राहु आपकी कुंडली के लिए जो बैठे हैं वो परिणाम तो देंगे, आधा अच्छा आधा बुरा, क्योंकि आपकी कुंडली के लिए राहु जो बैठे हैं वो बैठे हैं भाग्य भाव में, सूर्य की राशि में, सूर्य के साथ। उसके पास बल है क्योंकि राशि के अधिपति के साथ ही बैठे हैं, और मघा नक्षत्र में बैठे हैं जिसका अधिपति केतु राहु के नक्षत्र में, यानी कि राहु और केतु का क्रॉस हो रहा है। यहां पे दोनों एक दूसरे को बदल रहे हैं। नक्षत्रों में परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन कहा जाता है। और एक बात है कि उस राहु की स्थिति जो है वो दो शुभ ग्रहों के साथ और भाग्य के अधिपति के साथ। यह राहु यहां कमजोर नहीं है, अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अशुभ है। त्रिकोण में वो सिंह राशि के राहु अशुभ हो जाते हैं। और उसके बाद जरा गौर करिए तो गुरु के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी है, जो लग्नेश को भी देख रहे हैं और लग्न को भी देख रहे हैं, और उनके पीछे जो है वो नीच का मंगल बैठा है। तो पंचम भाव के अधिपति अगर नीच के हो गए, पंचम भाव में नीच का भंग हो, नीच का ग्रह बैठ गया, इस वजह से व्यक्ति को परिणाम ना मिले। परिणाम कौन है? परिणाम आपका पुत्र। और शुक्र कौन है? आपकी पत्नी। शुक्र और सूर्य एक साथ, तो व्यक्ति जो है वो ना तो एक तरफ जाता है ना दूसरी तरफ जाता है, वो बीच में खड़ा हो जाता है। तो ये पुत्र भंग योग हो जाता है। पुत्र का भंग होना, पुत्र भाव के अधिपति, ये पंचम भाव सुद का भाव है ना, तो पंचम भाव के अधिपति नीच के हो गए, उस पर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। ऊपर से इस भाव से केंद्र में शनि नीच के हो गए, इस भाव से केंद्र में कोई ग्रह नहीं। मंगल ने लाभ को देखा, लाभ देगा। मंगल ने सातवीं दृष्टि से उच्च की दृष्टि को यहां देख रहे हैं, तो व्यक्ति ओछी मानसिकता का कई बार हो जाता है। मंगल की दशा में उसका प्रभाव जो है वो कमजोर हो जाए, कच्चा हो जाए, अधकचरा ज्ञान लेकर के घूमता रहे। मंगल की दशा जब चलेगी तो व्यक्ति जो होता है वो कई बार ऐसी उटपटांग हरकतें करने लगे जिससे समाज में उसकी जो है वो नीचता की दृष्टि से उसको या कुपात्र बना दिया जाता है। कई बार उसको भंग, उसका मान भंग हो जाता है, उसका प्रभाव कमजोर हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाए, पर उस समय कोई आपके साथ खड़ा न रहे। चंद्रमा से मंगल का संबंध ठीक बना नहीं, मंगल की आठवीं दृष्टि यहां पे, तो व्यक्ति की मंगल की जो अंतिम दशा होगी वो थोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन वहां पे भी वो बहुत अच्छी दृष्टि डाल नहीं रहे हैं, क्योंकि यहां के अधिपति तो खुद ही नीच के हैं। पराक्रमेश भी नीच के और पराक्रम के कारक भी नीच के। पराक्रम के कारक मंगल होते हैं ना, तो मंगल भी नीच के और वो भी अष्टम भाव में, और शनि उससे केंद्र में। तो इस हिसाब से व्यक्ति की कुंडली कार्मिक ही सिद्ध होती है। भाग्य कमजोर नहीं है, लेकिन पराक्रम करना भी होगा। अब जरा नोमांस कुंडली पे आ जाइए, तो शुक्र ने मंगल को देखा है और मंगल ने शुक्र को, यहां पे क्रॉस हुआ है दोनों का। शुक्र कौन है? अष्टम का अधिपति, जहां चंद्रमा यहां भी उच्च के, यहां भी उच्च के, और चंद्रमा गौर करिए शुभ ग्रह बन रहे थे, तो इस वजह से व्यक्ति जो है वो मन से उतना ज्यादा बीमार नहीं होगा।
जो यहाँ पे बीमारी दिख रही है माता को या व्यक्ति को, माता और पिता का जो लाभ होता है पिता से बहुत अच्छी बनेगी हमेशा। माता बीमार हो सकती है थोड़ी बहुत, पर माता यहां भी अष्टम में बैठ रही है, यहां भी रोग में, यानी कि माता का कारक या माता अब एक बात और है कि द्वितीय नंबर की जो राशि होती है वो शुक्र की राशि होती है, और वहीं पे उच्च के चंद्रमा बैठ जाए यानी कि व्यक्ति का चेहरा बड़ा सुंदर होगा, वो देखने में बड़ा अच्छा होगा, और उसका वो कई बार अभिमान भी कर लेता होगा, या कई बार सजने संवरने के पीछे ज्यादा भाग रहा है। शुक्र जो है वो गुरु को देख रहे हैं तो अभिमान हो जाता है ज्ञान का कि मैं बहुत जानता हूं। या मंगल जब नीच के हो जाते हैं तो कई बार व्यक्ति को लाभ पाने के लिए बड़ी जल्दी जल्दी आतुरता दे देते हैं। मंगल की दृष्टि अगर कमजोर है, कैसे वो कमजोर होगी? क्योंकि यहां वो कर्क राशि के नीच के पहले ही बैठे हैं, अष्टम भाव में मंगल कमजोर हो जाते हैं, नुकसानदायक हो जाते हैं। एक्सीडेंट हो तो व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्ट दे, अगर यहीं पे उच्च के हो जाते तो मरने नहीं देंगे, पर मंगल की दशा में सावधान रहने की आवश्यकता होगी, पक्की बात बता रहा हूं। क्योंकि शनि के पास भी बल नहीं है, आयु है, पर व्यक्ति को कई बार ये कष्ट दे दे और लंबे समय तक जो है वो इंतजार करना पड़े खड़े होने का, ऐसा भी हो सकता है। अपने बदन को कहीं दिखाने की आवश्यकता नहीं है, अगर हो सके तो अपने आप को जितना ज्यादा हो सके मंगल की दशा में शांत रखने का प्रयास ज्यादा करना चाहिए, ये बात है। उसके बाद आपकी कुंडली में ये कुंडली धन के लिए कमजोर नहीं है, धन भाव के अधिपति नीच के हैं, उस पर नीच के मंगल की दृष्टि है, पैतृक संपत्ति का भाव कमजोर हो रहा है, पर चंद्रमा और सूर्य उच्च के हैं, चंद्रमा भी स्वग्रही उच्च के और सूर्य भी स्वग्रही, लेकिन धन का अधिपति अगर कमजोर है तो निसंदेह आरंभ देर से हो, है ना, आरंभ जो है वो देर से होगा पर अंत बड़ा बढ़िया होगा। वो क्यों? उच्च के चंद्रमा यहां बैठे हैं, है ना, लग्नेश यहीं बैठे हैं, यहां जो लाभ भाव के अधिपति हैं वो भाग्य भाव में बैठे हैं। अब जरा गौर करने की बात है तो शनि की दृष्टि यहां पड़ रही है, पर यहां के अधिपति शुक्र के साथ उनका संबंध नवम पंचम का बन रहा है, यानी कि शनि में शुक्र चले या शुक्र में शनि चले, या राहु में शुक्र चले, राहु में बुध चले, राहु में सूर्य चले, तो थोड़ी बहुत मिश्रित परिणाम के साथ व्यक्ति का बल बढ़ता रहता है। कुंडली में अगर आप दशमांश कुंडली को देखते हैं तो शनि यहीं बैठे हैं, व्यक्ति कितना भी कुछ कर ले उसको वो शांति जो मिलनी चाहिए वो कई बार नहीं मिलती है, क्योंकि अब गौर करिए तो शनि अष्टम भाव के अधिपति होकर के 4 नंबर की राशि में बैठे हैं, कर्क राशि में, तो वो देते नहीं है। व्यक्ति के पास हमेशा अपने पास पैसे बचा करके रखने चाहिए, अपने आर्थिक पक्ष को लेकर के कभी भी किसी के सामने अपनी पोल नहीं खोलनी चाहिए, मेरे पास इतना बैलेंस है, देखना चाहोगे? कई बार जो है वो लोग बताते हैं बैलेंस देख लो तब जाकर के औकात पता चल जाए, ऐसी स्थितियां नहीं, ये नहीं करना होगा। केतु के साथ सूर्य उच्च के, यहाँ सूर्य स्वग्रही, यहाँ सूर्य जो है वो जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि में, यानी कि सूर्य जो है वो अच्छे हैं, यहाँ वो भाग्य में बैठे, यहाँ द्वितीय भाव में नेत्र का रोगी और कई बार व्यक्ति के हेडेक को बढ़ाने वाले होंगे। पत्नी कई बार जो होती है वो स्वभाव से थोड़ी कठोर मिल जाती हैं, यहाँ पे तुला लग्न की हैं तो ऐसी स्थिति में खर्चीली भी मिल जाती हैं, या कई बार वो बहुत ज्यादा लोगों से मित्रता करने वाली या सबको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए प्रयास करने वाली हो जाती हैं। दाम्पत्य खराब नहीं होगा, लेकिन हाँ पत्नी जो है वो आकर्षित करने वाली होंगी, सबको अपनी तरफ आकर्षित करने का उनके दिमाग में भाव रहता है। दाम्पत्य में सप्तम भाव के अधिपति उच्च के हैं, उस पर शुक्र की दृष्टि है, दाम्पत्य बिल्कुल ठीक है, और पत्नी के साथ संबंध तो शुक्र और चंद्रमा, शुक्र भी बढ़िया शुभ ग्रह की राशि में और परिवर्तन हुआ है, इस वजह से निरोगी काया वाली होंगी। क्लियर है? चंद्रमा अष्टम में वहां बैठ रहा है जो जन्म कुंडली का दशमेश है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कई बार विवाह के तुरंत बाद ही व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति भाग्य भाव में बैठे हैं, लाभ के अधिपति भाग्य में बैठे हैं, इस वजह से धन के अधिपति अगर नीच के नहीं होते तो यह कुंडली और भी मजबूत हो सकती थी। पर गौर करने की बात है कि लाभ भाव के अधिपति भाग्य में और भाग्य के अधिपति भाग्य में, और भाग्य और लाभ के अधिपति ने लग्नेश को देखे हैं, इस वजह से इस व्यक्ति का भाग्य बड़ा बढ़िया रहेगा। लेकिन फिर भी ये कुंडली कार्मिक है, मैं बार बार ये कहूंगा, क्योंकि ये व्यक्ति जो है वो 1998 का है और अब वो दौर खत्म हो गया जहां व्यक्ति जो होता है वो हमेशा हर बार बहुत तुरंत सब कुछ पा लेना चाहता है, इंतजार नहीं करता, तुरंत भा लेता है और तुरंत सबको पसंद भी आ जाता है और सबको ये पसंद भी कर दे। मंगल नीच के आतुरता दे देते हैं, इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। हनुमान जी की पूजा, नित्य प्रतिदिन बजरंगबली के मंदिर का दर्शन, हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ, और इस कुंडली के आधार पर देवी दुर्गा जी का दर्शन भी बनता है। राहु की दशा चल रही है, अभी तो आप बड़े भयंकर हैं, मतलब आपका तो कोई कहना ही नहीं है,
28 तक राहु का रत्न लाजवर्त तुरंत धारण करिए। राहु जो है वो आपकी कुंडली के लिए अशुभ बने हुए हैं, इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर दशमांश कुंडली में भी अगर राहु को देख रहा हूं तो वो स्वभावतया तुला राशि में बैठे हैं, व्यक्ति को व्यवसाय ही ज्यादा करा रहे हैं। अगर इस कुंडली में नौकरी की स्थिति कुछ बनेगी तो 2025 के करीब बाद में, क्योंकि राहु में शुक्र है, तो आप अगर चाहें तो राहु में शुक्र में कुछ ऐसा काम करें, अपना ही काम करें, या कहीं पे इंटर्नशिप पे कोई नौकरी ज्वाइन कर लें, कोई छोटी मोटी नौकरी से शुरुआत करिए। और अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर सकते हैं। बैंक से जुड़ करके कोई भी कारोबार व्यक्ति कर सकता है, पढ़ने पढ़ाने का काम व्यक्ति कर सकता है, पर स्वतंत्र व्यवसाय सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि चंद्रमा उच्च के हैं और बुध भी बढ़िया बैठे हैं, खराब नहीं बैठे हैं, वही पद्म सिंहासन योग लगा रहे हैं। विमल नामक विपरीत राजयोग बन रहा है, 12वें के अधिपति कुंडली को मांगलिक बना रहे हैं, और शनि भी नीच के हैं और मंगल भी जन्म कुंडली में नीच का है, इस वजह से ये प्रबल मांगलिक है। और नौमांश कुंडली में मंगल केंद्र में उच्च के हो रहे हैं, इस वजह से तो और भी बात है, क्योंकि सप्तम के अधिपति उच्च के हैं। और यहाँ पे कोई कई बार लोग शिकायत करते हैं, पंडित जी बड़ी बड़ी जल्दी जल्दी बोल देते हो, पर वो फ्लो जब होता है तो कई बार वो बातें निकल जाती हैं। कुछ बार डर भी ये लगता है कि अगर जल्दी पकड़ूंगा नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो फिर इरिटेटिंग हो जाता है, इस वजह से। तो आपकी कुंडली में यहाँ पे चंद्रमा अष्टम के गुरु शनि के साथ बैठे हैं, ये चीजें ठीक दिख रही हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, पर ये सामान्य दृष्टि देखेंगे, मतलब आपका दाम्पत्य टूटेगा नहीं, पर हाँ आप मंगलिक हो तो प्रभाव ज्यादा रहेगा। और कई बार व्यक्ति जो होता है वो अपनी कुंडली के हिसाब से बहुत ज्यादा भौतिकीय दृष्टिकोण रख लेता है, या बहुत ज्यादा इच्छा का मालिक हो जाता है, क्योंकि परिणाम प्राप्त होने में देर होगा। पंचम भाव में नीच के शनि बैठे हैं तो देर से परिणाम हो, मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को परिणाम देर से मिलता है। अब आपकी कुंडली में लग्न पे आता हूं। लग्न जो बना है वो पूर्वाषाढ़ा का बना है, ये शुक्र का नक्षत्र है और लग्न के अधिपति हैं गुरु। ध्यान से समझने की बात है, लग्न पूर्वाषाढ़ा का बना है जो तीसरे चरण का है, और जो लग्न का जो नक्षत्र है उस नक्षत्र के अधिपति हो गए शुक्र, और लग्न के अधिपति हो गए देवगुरु बृहस्पति। गुरु ने शुक्र को देखा है, व्यक्ति के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा काम करेगा तुरंत ज्यादा गेन कर लेगा, तुरंत ही सब कुछ प्राप्त कर ले, और इसके पास इतनी वाक पटुता है, वाक चातुर्य है कि कैसे दूसरे के हलक से वो बात निकालनी है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो ये बात है, तो आप इस गुण का विकास कर सकते हो, अपने अंदर इस चीज का प्रादुर्भाव करिए कि कैसे किसी को अपने काम में लेना है। शनि नीच के हैं, इनका नीच भंग हुआ नहीं है, क्योंकि वो भी नीच का है, विपरीत ही परिस्थिति बना रहे हैं। इस कुंडली में कमजोर दशा किसकी जाएगी? मंगल की। इस कुंडली में कमजोर शनि की, इस कुंडली में कमजोर दशा शुक्र की जा सकती है, पर वो लाभ देते रहेंगे, लाभ देते रहेंगे, धन आता रहेगा, पर खर्च भी होता रहेगा। ये बात भी बोल देता हूं, बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, आय भी रहेगा तो व्यय भी रहे ये कुंडली में। अब दशाओं पे अगर गौर करता हूं तो सूर्य बैठे तो अपनी राशि के हैं, पर डिग्री में जो है वो 25 डिग्री के हैं, मृतप्राय है, यानी कि वो व्यक्ति को इरिटेट कर देंगे, व्यक्ति संयम से जीवन नहीं जिएगा। शुक्र के ऊपर राहु का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन गौर करने की बात है कि शुक्र के निकट ही राहु बैठे हैं, शुक्र के निकट ही राहु बैठे हैं, शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव नहीं है। राहु यहाँ पे तीनों को पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, नुकसानदायक नहीं है, पर वो खुद की दशा के लिए नुकसानदायक है। राहु में राहु नुकसान करे, राहु में शुक्र धनदायक हो, राहु में सूर्य इरिटेट करे, राहु में बुध व्यक्ति को ब्रॉड माइंडेड बना दे। तो सूर्य की दशा जो होगी वो व्यक्ति को कष्ट दे सकती है, मानसिक और शारीरिक दोनों। चंद्रमा जो है वो अच्छा परिणाम देंगे। मंगल जो है वो इस कुंडली के लिए भ्रातृ का कारक हो रहे हैं और कुमार अवस्था में बैठे हैं, नीच के हैं, कष्टदायक। बुध आधा अच्छा और आधा बुरा, मिश्रित फल मैंने कहा था। गुरु जन्म कुंडली में मृतप्राय है। अब व्यक्ति को काम किस पे करना है? गुरुजनों का आशीर्वाद, मंदिर का दर्शन, अपने से बड़े बुजुर्ग की सेवा, ब्राह्मणों को दान दीजिए, गाय की सेवा करिए, गोपालक से मित्रता करिए, संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करिए, बुद्धि को अच्छा बनाइए, मंदिरों का दर्शन तो अवश्यम ही जरूर है। उसके बाद एकादशी के दिन रोटी खाया करिए, पीले वस्त्रों का उपयोग ज्यादा किया करिए। आपकी कुंडली के हिसाब से 7 नंबर सबसे अच्छा होगा, आपकी कुंडली के हिसाब से 5 नंबर अच्छा होगा, लेकिन 7 नंबर सबसे बढ़िया है। और राशियां तो आपकी कुंडली के हिसाब से मेष राशि अच्छी होगी, अगर मित्रता करनी हो तो मेष, सिंह और तुला अच्छे होंगे। उसके बाद आपकी कुंडली के हिसाब से 3 नंबर भी अच्छा होगा, तो 3 यानी कि मिथुन राशि। अगर किसी से विवाह करना हो तो सिंह लग्न या सिंह राशि की जाति का।
अगर किसी से विवाह करना हो तो वृषभ लग्न और वृषभ राशि की जाति का। आप अगर किसी के साथ व्यवसाय करना चाहते हैं तो कुंभ राशि के जातकों के साथ मिलकर के पार्टनरशिप में व्यवसाय कर सकते हैं। आप तो व्यापार भी कर सकते हो, व्यापार ही कुंडली को ज्यादा प्रमोट करेगी। नौकरी करना होगा तो बैंकिंग सेक्टर और कॉमर्स का क्षेत्र आपके लिए ठीक होगा। खेल और खिलाड़ी के संबंध में अगर बात करूं तो मंगल बुध के नक्षत्रों में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति खेल के पीछे थोड़ा जाता है, पर उसमें सफल होने का कोई विशेष योग नहीं देख रहा हूं। राजनीति का लाभ आपको मिल सकता है। व्यक्ति जो होता है प्रबुद्ध होता है, लाभ प्राप्त कर लेता है, लेकिन कई बार समाज के नीच वर्ग जो होते हैं, समाज के जो वो लोग जो दबे कुचले हैं, उन लोगों से व्यक्ति लाभ नहीं उठा पाता है, क्योंकि शनि नीच के हैं। पंचम भाव में ही यश मिलता है, कीर्ति, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पर वो व्यक्ति एक लेवल पे जाकर के फिर कमजोर पड़ के वापस उस वहीं पे जीरो का जीरो हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति को अपने व्यापार पे फोकस करना चाहिए, अपने अंदर सात्विकता का, गुरु मृत प्राय हो तो व्यक्ति को यह हमेशा ही याद रखना होगा कि अपने अंदर नैतिकीय तत्वों का पालन बढ़ाना है, उसकी आवश्यकता है कुंडली को। क्लियर है? अपने अंदर गुरु ने सूर्य को भी देखा है, व्यक्ति मोरल वैल्यू उसकी कमजोर नहीं है, लेकिन अभी उस पर काम बाकी है। अभी आप देवता नहीं बने हो, मनुष्य हो, देवता बनना बाकी है। राहु की दशा तक लाजवर धारण करिए, उसके बाद आप एक पुखराज धारण कर सकते हैं, या फिर सूर्य का रत्न माणिक्य सबसे ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि प्रत्येक कुंडली में सूर्य की स्थिति में अच्छा देख रहा हूं। यहां भी अच्छे हैं, यहां भी वो जो है वो जन्म कुंडली में ठीक ही बैठे हैं, यहां भी बढ़िया है, तो सूर्य का रत्न सबसे ज्यादा बढ़िया होगा इस कुंडली के लिए। भाग्य और यश की वृद्धि के प्राप्ति के लिए आपको सूर्य का रत्न पहनना चाहिए। तो राहु की दशा है तो सूर्य का रत्न यहां भी पहन सकते हैं। अगर हो सके तो दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में एक सूर्य का रत्न माणिक्य और बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में लाजवर्त, और एक माला बताऊंगा वो मैं बताऊंगा, यहां नहीं बताऊंगा, और एक मंत्र दूंगा, वो मंत्र और माला आपको मुझसे लेना होगा, यहां पे आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।